हेलो एवरीवन, यू आर वेरी वॉम वेलकम टू आवर चैनल लव स्कैंडल। और गाइस, आज मैं आपके साथ हर्टलेस फिल्म का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। उससे पहले मैं आपको 2-3 इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं आप लोगों के साथ हफ्ते में 2 या 3 वीडियो शेयर किया करूँगी। मैं आप लोगों के साथ महीने में 3 वन शॉट FF शेयर किया करूँगी, जिसमें से एक तो ईजान फीस्ट की वीडियो हो जाया करेगी, उसके अलावा 2 वन शॉट आप लोगों के लिए लाती रहा करूँगी, ताकि कुछ श्यांगवन भी हो सकते हैं, कुछ वंक्शन भी हो सकते हैं। उसके अलावा जो हफ्ते में 3 वीडियो अपलोड हुआ करेंगे, उसमें ब्राइड ऑफ गुसू ट्विन जेड का मैं एक अच्छा सा 1.5 या 2 घंटे का वीडियो अपलोड कर दिया करूँगी। और हर्टलेस प्रिंस भी आप लोगों के साथ जल्दी जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करूँगी। और मैं आप लोगों को ये कहना चाहती थी कि जिसने भी मेरे पुराने चैनल लव स्टोरी टेलर की लास्ट स्टोरी जो थी माफिया लॉर्ड वो देखी थी, तो बहुत सारे लोगों ने कहा था कि दी इसमें ना सैड एंडिंग है। तो मैंने इसे ना अब फ़िलहाल अभी 17 दिन पहले मैंने उस स्टोरी को लिखना शुरू किया था वॉटपैड पे, और वहाँ पर मैंने उसे थोड़ा सा स्पाइसी एडल्ट कंटेंट के साथ लिखा है, मैच्योर कंटेंट बहुत ज़्यादा लिखा है, रोमांटिक फ्लफीनेस और वाइल्ड रोमांस के साथ लिखा है। तो जिन लोगों को इस तरह की चीज़ें पढ़नी पसंद है, मैं उसे एक्सप्लेन नहीं कर सकती यूट्यूब पे, लेकिन अगर आपको पढ़नी पसंद है तो आप मेरे वॉटपैड पे जा सकते हैं, पढ़ सकते हैं, AO3 पे जा सकते हैं, वहाँ पढ़ सकते हैं। उसके अलावा वहाँ पर मैंने उसे हैप्पी एंडिंग देने की कोशिश की है। तो आई होप जिन जिन को वो पार्ट अच्छा लगा हो, या जिन जिन को उससे एक गहरी अटैचमेंट थी, क्योंकि बहुत लोगों ने कहा था दी आपने मेरा दिल तोड़ दिया, आपने वहाँ पर वांगची को मरा हुआ दिखा दिया था। तो गाइज, अगर आप वॉटपैड पे पढ़ेंगे तो आपको उसका बेहतर वर्जन, रोमांटिक वर्जन, और मैं कहूँगी एडल्ट वर्जन विद लॉट्स ऑफ वाइल्ड सीन आपको वहाँ पर मिल जाएगा, जो कि हम यूट्यूब पे नहीं ला सकते। बट हाँ, मैं अपने रीडर्स के लिए वो चीज़ें लिखती हूँ, तो आप AO3 पे और वॉटपैड पे जाकर उसे पढ़ सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आज मैं लाइव आऊँ, तो आप मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। मैं कोशिश करूँगी कि शाम को 7 बजे आप लोगों के साथ लाइव आऊँ, आधे पौने घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए। तो मुझे ज़रूर बता देना, ताकि उस हिसाब से मैं अपने सारे शेड्यूल को मैनेज कर लूँ। और चलिए आज की स्टोरी को हम शुरू करते हैं। सोंगलेन अपने सभी दोस्तों के साथ, दोस्त नहीं कह सकते बट हाँ, फ्यूचर में होने वाले कलीग्स के साथ बैठा हुआ शराब पी रहा था। लेकिन उसे दूर से ही न्यू हसेंग देख रहा था। न्यू हसेंग को बार बार डाउट हो रहा था कि ये अल्फ़ा अपने आप को क्या समझता है। ये उसे रोक के रखने की कोशिश कर रहा था। उसके मन में बहुत सारे प्लान चल रहे थे कि तभी वहाँ उसके पास शुयंग आता है। शुयंग यहाँ पर न्यू हसेंग को देखकर कहता है कि तुम तो यहाँ आने के बाद फिट एंड फाइन लग रहे हो, किसी एंगल से लग नहीं रहे कि तुम्हारा चिड़चिड़ापन ख़त्म हो गया हो। यहाँ पर गहरी आंखों से न्यू हसेंग उसे देखता है और उसके सामने फ्लिप करता हुआ अपना पंखा खोलकर हवा करने लगता है और कहता है, तू रहो मुझसे, मुझे तुम जैसे बेकार से अल्फ़ा से कोई उम्मीद नहीं। तुम तो मेरी एक मीटिंग तक हेंगुन चुन के साथ नहीं रख पाए, तो तुमसे क्या ही उम्मीद की जा सकती है। यूजलेस हो तुम। पता नहीं कैसे तुम जैसे इंसान को हेंगुन चुन ने अपना राइट या लेफ्ट हैंड बनाया हुआ है। मैं तो तुम जैसे अल्फ़ा को अपना बॉडीगार्ड भी नहीं बनाऊंगा। यहाँ पर चकल करते हुए, मुस्कुराते हुए शुयंग जवाब देता है, अच्छा, तुम मुझे बॉडीगार्ड नहीं बनाओगे तो फिर क्या बनाओगे? हाँ, और वैसे भी मुझे तुम्हारा बॉडीगार्ड बनने की ज़रूरत नहीं। मुझे स्ट्रॉन्ग अल्फ़ा पसंद है, जिन्हें मैं प्रोटेक्ट कर सकूं। तुम जैसा फ्रजाइल ओमेगा, मैं फ्रजाइल लोगों को बिल्कुल भी प्रोटेक्ट नहीं करना चाहता। और वैसे भी तुम्हारी तो आदत है बेफजूल में जाकर लोगों के फट्टे में टांग अड़ाने की। तुम जैसा अनोइंग पर्सन मुझे वैसे भी पसंद नहीं। यहाँ पर मुंह बनाते हुए वो आगे निकल गया, और न्यू हसेंग फिर से अपना पंखा ज़ोर से बंद करता है और कहता है, देख लूँगा मैं। ये सारे अल्फ़ा खुद को समझते क्या हैं? इन सारों के तो बाल ही काट दूंगा मैं, गंजा कर दूंगा इसे भी और उस हेंगुन चुन को भी। न्यू हसेंग, गुस्सा गुस्सा कंट्रोल। इतनी तेज नहीं बोलना साला, यहाँ तो सब चुगलखोर हैं, एक नंबर के, सारे चुगली कर देते हैं। और फिर वो सोंगलेन को देखता है घूर कर। सोंगलेन भी यहाँ पर उसे देखकर फिर से शराब का एक प्याला उठा लेता है। कहते हैं एम्प्रेस स्माइल यहाँ पर सबसे ज़्यादा फेमस है। उसी एम्प्रेस स्माइल को वो चखते हुए, पता नहीं क्यों उसे क्या होता है, वो न्यू हसेंग की तरफ विंक कर देता है, यानी कि आँख मार देता है। और न्यू हसेंग, उसका तो दिल ही बैठ गया। उसने तुरंत ही अपना दोबारा से फ्लिप करते हुए पंखा खोला और हवा करते हुए वहाँ से चला गया और कह रहा, इस बदतमीज़ ने मुझे देख के आँख मारी, इसकी तो आँखें फुड़वा दूंगा मैं। ब्रदर से कह के इसकी हिम्मत भी कैसे मुझ पर लाइन मारने की।
बदतमीज, समझता क्या है खुद को? इसको तो मैं बताऊंगा। एक बार इसका सिलेक्शन होने दो। इसे मैंने अगर अपना नौकर नहीं बनाया तो। यहाँ पर पीछे से नी मिंगजू आते हैं और कहते हैं, क्या बड़बड़ा रहे हो तुम नीहो सिंह? हाँ, अब किससे पंगा लेकर आ रहे हो? गहरी सांस लेते हुए नीहो सिंह अपने पंखे को फ्लिप करके फिर से बंद करके पीछे मुस्कुराते हुए देखता है और कहता है, ब्रदर वो कुछ भी नहीं। वैसे आप बताओ, हम वापस कब जाएंगे ब्रदर? मेरा यहाँ बिल्कुल दिल नहीं लगता। सच में मुझे अपने घर की बहुत याद आ रही है। उसके भाई कहते हैं कि जल्दी इन सब की परीक्षा ख़त्म हो जाएगी। वैसे भी यहाँ पर बहुत सारे अधिकारी आ रहे हैं। अगर तुम्हें कोई अल्फ़ा तुम्हारे लिए पसंद आ जाए तो बता देना, क्योंकि महल के अल्फ़ाओं से तो तुम्हारी बनती नहीं, और तुम्हारी जैसी हरकतें मुझे लगता नहीं कि तुम ज़िंदगी में किसी अल्फ़ा को अपना बना पाओगे या नहीं बना पाओगे, क्योंकि तुम इतने अप्रोचिंग नहीं हो। यहाँ पर नी मिंगजू का मुंह तर जाता है। उसका भाई कह रहा है कि वो अप्रोचिंग नहीं है। वो कहता है, ब्रदर आपको तो वो गंजी चुड़ैल ही अप्रोचिंग लगता है, वो जिन क्वांग याओ। हाँ, उससे तो ज़्यादा ही अच्छा दिखता हूँ मैं, और उससे ज़्यादा ही स्ट्रांग हूँ मैं। वो तो भोलेपन का दिखावा करके इधर उधर फिरता रहता है, लेकिन ब्रदर मैं अप्रोचिंग हूँ और मैं आपको प्रूव कर दूंगा। आपको क्या लगता है मेरे लिए कोई अल्फ़ा बना नहीं है? मैं आपको अल्फ़ा ढूंढ कर दिखाऊंगा। मेरा एक बेस्ट पार्टनर होगा, और मुझे पता है फिर सारे लोग उसे मेरे साथ देखकर इतना चलेंगे आप सोच भी नहीं सकते। और मुंह बनाते हुए, पैर पटकते हुए वो वहाँ से चला जाता है। फिर वो मन में सोचता है, शिट, ब्रदर को इतना बड़ा चैलेंज कर तो दिया, लेकिन कौन वो खोचू अल्फ़ा होगा जो मेरी ज़िंदगी में आएगा? मुझे कूसू के भी किसी अल्फ़ा में इंटरेस्ट नहीं है, और मुझे तो ऐसा लगता है जैसे मेरे लिए कोई अल्फ़ा बना ही नहीं है। उफ, मैं क्या करूँ? यहाँ पर नी मिंगजू पीछे मुड़ते हैं। आज शुयेंग उनके लिए एक खत लेके आया था, जो कि यहाँ पर जिन क्वांग याओ ने उनके लिए भेजा था। जिन क्वांग याओ ने उसमें लिखा था कि अपना ख्याल रखना, और अगर तुम्हारे लिए जो मैंने अचार और बाकी चीज़ें भेजी थी वो ख़त्म हो गई हो तो मैंने कुछ पतले पापड़ बनाकर भेजे हैं, उन्हें खा लेना। यहाँ पर जिन क्वांग याओ ने अपने हाथों से ये सब चीज़ें तैयार करवाकर शुयेंग को जब वो रास्ते में मिला था उसने उसे रोक कर यहाँ पर नी मिंगजू के लिए दे दी थी, और शुयेंग के लिए भी दी थी कि वो भी खा लेगा, क्योंकि जिन क्वांग याओ को दूसरों की सेवा करना कहीं ना कहीं अच्छा लगता था। वो लोग अपने से कमतर लोगों के साथ इमोशनल फील करा करता था, और नी मिंगजू जो कि हमेशा ही उसे रिस्पेक्ट की नज़र से देखते थे। जिन क्वांग याओ जब भी कोई यहाँ पर आता था उसके लिए उसके हाथों नी मिंगजू के लिए कोई ना कोई संदेशा ज़रूर भेजा करता था। नीहो सिंह तो उसके किसी भी पत्र का जवाब नहीं देता था, बहुत अकड़ू था, लेकिन उसके बदले में यहाँ पर कुछ अच्छे प्यारे वचनों को नी मिंगजू ही लिख कर दे दिया करते थे, क्योंकि वो जानते हैं कि उनका छोटा भाई कितना ज़्यादा नकचड़ा है और शायद वो ये भी जानते हैं कि उनका छोटा भाई इतना ज़्यादा सरफरार और नकचड़ा है कि कोई अल्फ़ा उसे पसंद भी नहीं करेगा, और गलती से वो किसी को पसंद आ जाए तो उसके भाई को तो कोई पसंद आने वाला है ही नहीं। तो वो तो मान चुके थे कि उनका भाई या तो आगे चलकर एक गंजा मॉन्क बन जाएगा, या फिर अपनी ज़िंदगी अकेले काटेगा, या फिर वो बुढ़ापे तक ऐसे ही रहेगा, बदतमीज़, नकचड़ा और किसी की ना सुनने वाला नीहो सिंह। और यहाँ पर वो काफ़ी खुश होकर उन पापड़ को भी खाते हैं जो कि जिन क्वांग याओ ने उनके लिए भेजे थे। ये पापड़ नहीं, शायद दोनों के बीच का कनेक्शन था, प्यार था। जिन क्वांग याओ जो कि लिन शिचेन को कहीं ना कहीं अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए पहले कोशिश किया करता था, अब उसने वो कोशिश भी छोड़ दी थी। अब उसे पता नहीं क्यों नी मिंगजू के आने का बेसब्री से इंतज़ार रहा करता था। और यहाँ पर सोंगलिन जो था उसने अपने दोस्तों के साथ एम्प्रेस स्माइल को जब पहली बार पिया तो पता नहीं उसे क्या होता है, उसे वो इतनी स्वाद लगती है कि वो जोश जोश में बहुत सारी एम्प्रेस स्माइल पी लेता है। उसने इतनी ज़्यादा पी ली थी क्योंकि पहले तो उसे पता नहीं था कि एम्प्रेस स्माइल इतनी जल्दी नहीं चढ़ती है, धीरे 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 असर दिखाती है। क्योंकि उसकी कैपेसिटी भी अच्छी थी तो उसने जोश जोश में आकर खूब सारा पी ली। लेकिन फिर जो उसका सिर घूमा और उसके पैर लड़खड़ाए हैं, उसने तो सपने में भी नहीं सोचा था। उसका सिर बार बार इतना भारी हो रहा था और उसके साथ के सभी अल्फ़ा अब धीरे धीरे करके अपने अपने कमरे की तरफ बढ़ रहे थे। उनमें से एक इंसान सोंगलिन से कहता है, चलो
मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे तक छोड़ दूँ? सॉन्गलिन कहता है नहीं नहीं, मैं खुद चला जाऊँगा। हालांकि उसे अपने सामने सारा रास्ते डगमगाते हुए दिख रहे थे, लेकिन वो ऐसे एक्टिंग करता है जैसे उसे तो चढ़ी ही नहीं है। वो मुस्कुराते हुए अपने दोस्त से कहता है कि नहीं नहीं, तुम जाओ, तुम मेरी चिंता मत करो, मैं बस कुछ देर यहाँ पर बैठ कर आसमान के तारों को गिनना चाहता हूँ। जबकि आज आसमान में खूबसूरत सा चांद भी निकला हुआ था, तारे भी थे, फिर भी वो चांद को देखकर बोलता है इस बड़े से तारे को मैं थोड़ी देर निहारना चाहता हूँ। यहाँ पर वो अल्फ़ा समझ लेता है कि सॉन्गलिन को चढ़ गई है, इसलिए वह कुछ ज़्यादा नहीं बोलता और कहता है हाँ हाँ भाई, ये तारा नहीं, यह तो सूरज है, तुम इस सूरज को बड़े आराम से देखो। हाँ, और यूँ बोलकर वो चला गया। सॉन्गलिन कहता है कि सूरज है, पर अभी तो रात हो रही है ना, सूरज रात को कैसे निकल गया? क्योंकि उसने इतनी ज़्यादा पी ली थी कि उसे कोई होश ही नहीं था। वो काफ़ी देर तक वहाँ बैठा रहा। नी हुएसेंग यहाँ पर उसे याद आता है कि उसके कपड़ों में जो ब्रॉच लगा हुआ था वो गलती से उसी लाइब्रेरी में गिर गया, जब उसके और सॉन्गलिन के बीच में फालतू का झगड़ा सा हो रहा था। इसलिए वह वापस से उस लाइब्रेरी की तरफ जा रहा था और तभी वो आंगन में सॉन्गलिन को बैठे हुए देखता है जो कि चांद को निहार रहा था। यहाँ पर नी हुएसेंग अपनी लाइब्रेरी में जाकर उस ब्रॉच को लेके आता है और फिर से वो आंगन में अभी भी सॉन्गलिन को बैठा हुआ देखता है तो उसके पास जाकर कहता है हे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें नहीं पता अब कमरे में जाने का वक्त आ गया है। यहाँ पर जैसे ही नी हुएसेंग ऐसे बोल ही रहा था कि तभी सॉन्गलिन उसकी तरफ देखता है। सॉन्गलिन को पता नहीं क्यों नी हुएसेंग का चेहरा बिल्कुल शाओ शिनचेंग जैसा लगता है। वो कहता है कि तुम आ गए। वो उसकी तरफ देखकर ब्लश करता है, मुस्कुराता है। नी हुएसेंग कहता है मैं आ गया मतलब? तुम क्या यहाँ मेरा इंतज़ार कर रहे थे? यहाँ पर नी हुएसेंग को पता ही नहीं कि सॉन्गलिन यहाँ पर शाओ शिनचेंग की बारे में सोच रहा है। उसे लगता है कि ये पागल हो गया है क्या, ये मेरा इंतज़ार क्यों कर रहा है, वो भी इतनी शराब पीकर। यहाँ पर मुस्कुराते हुए उससे सॉन्गलिन कहता है इधर आओ ना, कितने दिन हो गए मैंने तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखी। नी हुएसेंग कहता है मेरी शक्ल नहीं देखी? अभी कुछ घंटे पहले ही तो तुमने मेरी शक्ल देखी थी इडियट, और अभी भी मैं तुम्हारे सामने ही खड़ा हूँ। यहाँ पर वो कहता है इधर आओ ना, देखो मुझे तुम्हें पास से देखना है। नी हुएसेंग गुस्से में कहता है क्यों, ऐसा क्या लगा है मेरे चेहरे पे? माना कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ, पर मैं शराबी अल्फाओं के पास नहीं जाता हूँ। यहाँ पर वो मुड़कर जैसे ही जाने लगता है तभी सॉन्गलिन पीछे से आकर उसे हक कर लेता है और उसके कंधे पे सिर रखता है। तभी नी हुएसेंग का तो दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई थी, उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिल ही एक्सप्लोड हो जाएगा। इस बदतमीज इंसान ने पीछे से आकर उसे अपने आलिंगन में ले लिया, उसे हग कर लिया। उसकी तो दिल की धड़कनें तेज, और सबसे ज़्यादा उसे डर ये लग रहा था कि अगर नी मिंगजू ने उन दोनों को ऐसे देख लिया तो सभी लोग गलत समझ लेंगे, जबकि उन दोनों के बीच कुछ है भी नहीं। तभी सॉन्गलिन यहाँ पर पीछे से उसे हक करते हुए एक हाथ से उसके बालों को एक तरफ करते हुए उसकी नेक पे हल्का सा किस करते हुए बोलता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे तुम्हें छेड़ना बहुत पसंद है। हम दोनों साथ में महल चलेंगे और फिर मैं अपनी सारी ज़िंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। तुम मेरे फेवरेट ओमेगा हो। शराब के नशे में बेचारा सॉन्गलिन ऐसे बोल रहा था, लेकिन नी हुएसेंग का तो दिल ही इतनी गहरी सांस लेते हुए वो कहता है क्या कहा तुमने? तुम पैलेस में क्या? मैं पैलेस तुम्हारे लिए तो जा रहा हूँ बुद्धू, बिकॉज आई लव यू। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, पर जब भी तुम्हें पास देखता हूँ ना, बोलने की हिम्मत नहीं होती। मैं क्या करूँ? मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। तुम इस दुनिया के इकलौते खूबसूरत ओमेगा हो जो कि मुझे बहुत पसंद हो। जैसे ही सॉन्गलिन ये बोलता है, नी हुएसेंग के तो दिल की धड़कनें तेज। क्या कह रहा है ये अल्फा? इस अल्फा को नी हुएसेंग पसंद था, इसलिए वो इससे जानबूझकर नौटंकी करता था, इसके पीछे आता था, या फिर इसे टीज करने की कोशिश करता था। बहुत सारी कहानियों में, किस्सों में नी हुएसेंग ने पढ़ा है कि अल्फा ऐसे ही करते हैं।
पहले तो पीछा करते हैं, पास आते हैं, टीज करते हैं, मतलब ये सच में उसके प्यार में पागल है। निहो सिंह का तो दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। ये क्या हो गया? वो तो अभी सोच रहा था कि उसके लायक तो कोई अल्फा ही नहीं है, और ये नहीं हो सकता। वो किसी छोटे घर में अपनी शादी नहीं कर सकता। यहाँ पर उसके मन में ये सब चल ही रहा था कि तभी यहाँ पर सोंगलेन ने उसे और तेज़ी से अपने आलिंगन में लिया। निहो सिंह को तो सांस ही नहीं आ रही थी। उसके माथे पे पसीना टपक रहा था, उसकी कलमों पर यानी कि कान के पास के बालों पर भी पसीना आ रहा था, जो कि अब धीमे धीमे उसके गाल से टपक रहा था। वो गहरी गहरी सांस लेता है कि तभी सोंगलेन ने उसे अपनी तरफ खींच लिया, उसे उसके चेहरे से अपने चेहरे को एकदम नज़दीक ले गया। दोनों की आंखें एक दूसरे की आंखों के बिल्कुल सामने थी। सोंगलेन बोला, देखो तुम कितने खूबसूरत लग रहे हो। तुम इस दुनिया के सबसे खूबसूरत ओमेगा हो। उसके गालों को अपने हाथ में लेकर कुची मुची मुश करने लगा। ओ तुम कितने कितने अच्छे हो, तुम्हारे गाल कितने सॉफ्ट हैं, बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह। निहो सिंह के तो बेचारे पूरे गाल शर्म से लाल हो गए थे, ब्लश कर रहे थे। उसकी आंखों के सामने ये जो मंजर था ना, उसका दिल दहलाने वाला था, क्योंकि एक अल्फा उसे कह रहा है कि वो सबसे खूबसूरत है। उसकी तो गला सूख गया था, ऐसा लग रहा था जैसे उसका तो स्लाइवा भी थ्रोट में रुक गया हो। पूरा मुंह सूख चुका था उसका, और गाल एकदम लाल हो गए थे। और वो बेचारा ऐसे था जैसे उसे किसी सांप ने सूंघ लिया हो। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक अल्फा उसकी तारीफ़ कर रहा है शराब पी के, क्योंकि उसने सुना है कि शराब पीकर अक्सर लोग सच ही बोलते हैं। और उसके दिल की धड़कन धक 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 इतनी तेज ऐसे बज रही थी जैसे मानो कोई डीजे बज रहा हो। बेचारा वो अपने दिल पर हाथ रखने वाला था कि तभी सोंगलेन ने उसको कहा, मेरी तरफ देखो, क्या सोच रहे हो तुम कितने क्यूट हो, आई लव यू। और उसके बाद उसने अपने लिप्स को निहो सिंह के लिप्स पर रखकर उसे छोटे से किस किया। निहो सिंह एक जगह अपनी एक जगह ही स्टन होकर खड़ा रह गया। बहुत चक्का हो गया या सकपका गया, कुछ नहीं पता, उसे कुछ भी नहीं पता ये क्या हुआ। सोंगलेन धीरे धीरे उसके होठों को अपने होठों से कोमल चुंबन देता है। फिर अचानक से वो निहो सिंह के बालों में अपने हाथों को लेकर जाता है और उसे गहराई से चुंबन करना शुरू कर देता है। निहो सिंह पहले तो अपनी पूरी आँखों को एकदम मोटा मोटा करके देख रहा था, लेकिन अचानक से धीमे धीमे उसकी आंखें भी बंद होने लगी और उसने भी पता नहीं कैसे सोंगलेन को चुंबन करना शुरू कर दिया। उन दोनों के होठों की मूवमेंट धीरे धीरे एक दूसरे को अपनी आगोश में ले रही थी, और ना जाने कितनी देर तक दोनों एक दूसरे को चुंबन करते रहे। और चुंबन करने के बाद सोंगलेन ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया और उसके माथे को अपने होठों से चुंबन देते हुए कहा, तुम बस मेरे हो, आई लव यू ओमेगा। यहाँ पर निहो सिंह अभी भी एकदम बुत बन के खड़ा हुआ था और उसे सच में नहीं समझ में आ रहा ये क्या हुआ है। वो पहली बार किसी अल्फा के लिए पिघल गया है। वो सख्त लौंडा, सख्त ओमेगा कैसे पिघल सकता है, उसके मन में यही चल रहा था कि तभी उसने देखा कि अचानक से सोंगलेन का पूरा वजन उसके शरीर पर रह गया, क्योंकि सोंगलेन उसे हक करते हुए सो गया। ये क्या, इतने बड़े मूवमेंट के बाद ये अल्फा हिल क्यों नहीं रहा। उसने जैसे ही सोंगलेन को खुद से दूर करने की कोशिश की, उसने देखा कि सोंगलेन तो गिर रहा है और उसने उसे अपनी बाहों में उठाया। बाहों में उठाने के बाद वो उसे कहने लगा, खड़े हो जाओ, क्या हुआ है तुम्हें, तुम सो कैसे सकते हो, वो भी इस सिचुएशन में। तुम्हारा कमरा कहाँ है। लेकिन सोंगलेन सो चुका था। निहो सिंह उसके तो माथे में पानी, मतलब कहा जाए कि पसीने की बूंदें टप टप कर रही थी। वो तो डर रहा था कि किसी ने अगर उन दोनों को एक साथ ऐसे देख लिया तो क्या होगा। यहाँ पर वो इधर उधर देखता है पर आसपास कुछ भी नहीं था, और धीरे धीरे करके यहाँ का माहौल भी, रात भी गहरी हो रही थी। अचानक से सोंगलेन की नींद में होने की वजह से निहो सिंह को बहुत डर लगने लगा, और उसने सोंगलेन को जैसे तैसे घसीट के अंदर लाइब्रेरी के पास लेकर आया और उसे लाइब्रेरी में ही अंदर ले जाकर ज़मीन पर लेटा दिया।
और यहाँ पर गहरी गहरी सांसें लेने लगा और मन में सोचने लगा कि अब मैं क्या करूँ, मैं किसे बताऊँ। अगर मैंने ब्रदर को बताया या किसी और अल्फा को बताया तो गड़बड़ हो जाएगी। किसी ने हमें किस करते हुए देख लिया तो इस कमीने ने मेरा पहला चुंबन चुरा लिया। ये मुझसे प्यार भी करता है, कहीं ये मुझे लेके साइकोपैथ हो गया तो। नहीं, मुझे यहाँ से जाना होगा। मैं बस लाइब्रेरी के दरवाज़ों को भीड़ देता हूँ और हाँ, यही सही रहेगा। नेहा सिंह अपने में आप में यह सब बड़बड़ाते हुए लाइब्रेरी के दरवाजे को हल्का सा भीड़ता है और भागता हुआ वहाँ से सीधा बिना पीछे मुड़ के देखे हुए वो सीधा अपने कमरे की तरफ निकल गया था, अपनी इन की तरफ, सराय की तरफ। वो पीछे मुड़कर देखता ही नहीं, वो देखना भी नहीं चाहता था। वो तेजी के कदमों के साथ साथ चल रहा था। और जैसे ही वह सराय में पहुंचा तभी नी मिंजू उसके सामने आ गए और बोले, तुम इतनी रात तक कहाँ थे? मैं तुम्हें खाना खाने के लिए ढूंढ रहा था और तुम अब आए हो यहाँ पर। नेहा सिंह ने तुरंत ही अपने होठों को अपने रोब्स की चीज़ों से छुपा लिया था, क्योंकि वो जानता है कि उसे कितना एग्रेसिव होकर सोंगलेन ने चुंबन दिया था गहराई से, इसलिए उसे थोड़ा डर लग रहा था। उसने कहा, वो मैं अभी आता हूँ ब्रदर। और वो तुरंत ही अपने कमरे में भाग गया था। पहले वो अपनी शक्ल को देखना चाहता था, इस वक्त वो कैसा दिख रहा है, एकदम मैसी सा। और जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला तुरंत ही अपने दरवाजे को बंद करके वो अंदर आया। उस छोटे से सराय जैसे घर में उसने जब मिरर में खुद को देखा, उसके होठों पर निशान थे सोंगलेन के किस के, जो कि बहुत ही ज़्यादा गहराई से चुंबन था, डीप, पैशनेट, वाइल्ड। उसकी आंखें उसकी एकदम से इमोशनल हो गई। उसके चेहरे पर सब जगह ब्लश था, इतना ज़्यादा लाल। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका रंग इतना सुर्ख हो जाएगा। और चेहरा एकदम पीला पड़ गया था, क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या कहे। ये नशे में हुआ था, सच में हुआ था? क्या सच में कोई अल्फा उसे पसंद कर सकता है? क्या उसका फेवरेट पार्टनर हो ये है? वो डरता है, फटाफट से बाथरूम में जाता है और अपने चेहरे पर पानी को लेकर, ठंडे पानी को ही अपने चेहरे पर छींटे मारने लग गया था, क्योंकि उसके लिए ये विश्वास करना बहुत ही ज़्यादा कठिन हो रहा था कि अभी क्या हुआ है। वहीं सोंगलेन तो बेचारा लाइब्रेरी के अंदर सो गया था। यहाँ शाओ शिनचैंग भी अपने कमरे में आराम से सो रहा था। लेकिन यहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो खूसू में सब कुछ बहुत ज़्यादा अजीब था, क्योंकि जिन जिशुन को यहाँ पर बाहर डाल दिया गया था, जिसकी वजह से जिन गुआंगशान को बहुत ज़्यादा गुस्सा था। जब ये खबर उसे मिली तो पहले ही अपनी पिटाई की वजह से, मतलब जो उसे सज़ा मिली थी उसकी वजह से, कोड़ों की वजह से वो बिस्तर पर था। और जैसे ही उसे पता चला कि उसके भतीजे को भी बाहर रख के मार के निकाल दिया गया है, उसके गुस्से की तो कोई इंतहा ही नहीं थी, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि धीरे धीरे कहीं ना कहीं हेंकुनजुन उसका सफाया करने पे तुल गया है। तो इसलिए वह अपने कुछ मंत्रिमंडल को अपने पास बुलाता है। वो बिस्तर पे उल्टा लेटा हुआ था और उसने केवल पैंट पहनी हुई थी, ऊपर के कपड़े भी नहीं, पर पतले से पर्दे से खुद को उन्होंने अपने बीच रखकर यहाँ पर जिन क्वांगशन कहता है, क्या तुम लोग देख रहे हो मेरे साथ कितनी ज़्यादा नाइंसाफ़ी हो रही है? यहाँ पर वो लोग कहते हैं, हाँ हम देख रहे हैं। और वैसे भी हेंगुनजुन की यहाँ पर बहुत चलने लगी है। मुझे तो लगता है कि कहीं भविष्य में एम्परर को हटाकर हेंगुनजुन ही एम्परर ना बन जाए। वो सभी लोग कहते हैं कि हमें चिंता हो रही है। हमने आज दिन तक जो भी किया है, जितने भी घोटाले किए हैं, अगर उसकी खबर हेंगुनजुन को लग गई तो हम लोगों के भी परिवार को मुसीबत में पड़ना पड़ेगा। हमें डर लग रहा है, हमें हेंगुनजुन को रास्ते से निकालना पड़ेगा, कुछ भी करके एम्परर को भड़का कर कुछ भी करना पड़े। यहाँ पर जिन क्वांगशान उल्टा लेटा हुआ था और कहता है, देखो मेरी पीठ पे इन निशानों को देखो, और मेरी 2 साल की सैलरी भी काट दी गई है। सोचो तुम, जब वो अभी एम्परर नहीं बना तब उसके इतने तेवर हैं, अगर वो एम्परर बन गया तो हमारे परिवारों को कटवा देगा, हम लोगों का नामो निशान भी इस दुनिया में नहीं रहने देगा। तुम लोग समझ रहे हो ना? हेंगुनजुन को रास्ते से हटाना पड़ेगा।
वरना उसकी पावर को कम करना पड़ेगा। सेना में नफ़रत फैलानी पड़ेगी, ताकि अगर सेना में आपस में बगावत हो जाती है तो हेंगुन जुन की सारी ताकत, उसकी सेना है, वो टूटेगी तो हेंगुन जुन अपने आप कमज़ोर हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि हम में से कोई जाकर वेंस को सपोर्ट करे। अगर जिशान टूट गया तो हेंगुन जुन की ताकत और भी ज़्यादा ऊपर हो जाएगी, उसके घमंड की कोई सीमा नहीं रहेगी। और रशा से कहो कि वो अपने लड़ाकू सैनिक भेज के हमसे लड़ाई करें। बॉर्डर पर उथल पुथल रहेगी तो इस हेंगुन जुन को वहाँ जाना होगा, और जब वो वहाँ जाएगा तो पीछे से मैं एम्परर को अपनी मुट्ठी में कर लूँगा। मुझे लैंडिंग के समय से ही अपनी मुट्ठी में सब कुछ रखना पसंद है, और जो मेरा नहीं होता मैं उसे हमेशा से ही बर्बाद कर देता हूँ। हेंगुन जुन भूल गया वो आज आया है, पर मैंने बुढ़ा होकर इतनी जवानी यूं ही नहीं घिसाई है। एम्परर का फिनेंस मिनिस्टर होने के साथ साथ एक वक्त पे मैं यीलिंग शहर के जिन सम्राट का इकलौता पुत्र था जिसने गद्दी को अपने अकॉर्डिंग चलाया है। अगर मैं लेंस के प्रति झुक गया हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उनके सारी बातों को मानूंगा। वो भूल गए किंग से बढ़िया किंग मेकर होता है, और किंग मेकर मैं हूँ। वो बेवकूफ़ मुझे कमतर समझते हैं। उन्हें पता चलेगा कि जिन गुआंगशान क्या चीज़ है। काम को जल्द से जल्द किया जाए। हेंगुन जुन को यहाँ से डाइवर्ट करके बाहर भेजने की पूरी साजिश करो। सभी लोग कहते हैं ठीक है, हो जाएगा। और हम सोच रहे हैं कि सैनिकों को अनाज के भंडार भी नहीं भेजते हैं, कुछ भी करके अनाज में कीड़ा लगवा दो। यहाँ पर मुस्कुराते हुए एक मिनिस्टर आगे आता है और कहता है कि मैंने पहले ही काफ़ी सारी चीज़ें कर दी हैं। अनाज भंडार में अचानक से चूहों का आदान प्रदान कर देते हैं। चूहे आएंगे तो खाने को बर्बाद करेंगे, और उससे महामारी फैलेगी, अराजकता आएगी, और हमारी सेना थोड़ी कमज़ोर होगी, बाहर से आक्रमण होगा, और उसके बाद हेंगुन जुन को किसी न किसी युद्ध में मरवा देते हैं, ताकि एम्परर तो सम्राट बनकर यहाँ पर राज कर सकेगा, लेकिन उसके पीछे शासन आपका होगा। सही कहा ना मैंने? जिन गुआंगशान मुस्कुराया। ये मुस्कुराहट बहुत ही ज़्यादा तीखी थी और बहुत ही ज़्यादा दुष्ट थी। उसकी इस दुष्ट मुस्कान के पीछे बहुत सारे राज थे कि कैसे उसने कितने लोगों को लड़वा कर इस पोजीशन को हासिल किया है, और वो इस पोजीशन को ऐसे ही अपने हाथ से जाने देगा? कभी भी नहीं। हेंगुन जुन ने अभी उसका एक जोकर जैसा चेहरा देखा है, क्योंकि जिन गुआंगशान क्या है ये तो अभी तक किसी को पता ही नहीं है। वो मुस्कुराता है और कहता है कि अब उस बच्चे को सबक सिखाने का समय आ गया है। उस बच्चे को उसकी औकात दिखानी ही पड़ेगी कि आखिर क्यों हमें किंग मेकर कहा जाता है। वहाँ पर सभी लोग ज़ोर ज़ोर से मुस्कुराते हैं, हंसते हैं और कहते हैं बिल्कुल, हेंगुन जुन का समय अब पतन की तरफ आ गया है। और सभी ज़ोर ज़ोर से आपस में ही मुस्कुराते हैं। फिर वो लोग वहाँ से चले गए, और जिन गुआंगशान अपने हाथ में एक छोटी सी कत्तर को लेता है और मुस्कुराता है और कहता है, जैसा हाल उसका हुआ था वैसा हाल तुम्हारे साथ ना हो जाए। हेंगुन जुन, तुम मुझे अभी जानते ही नहीं हो। तुम अभी तक उस जिन गुआंगशान को देखते आए हो जो कि झुकता है। सम्राट की कोर्ट के अंदर सिर्फ झुकता आया है। तुम उस जिन गुआंगशान को कभी बर्दाश्त नहीं कर पाओगे जो केवल लोगों के गले काटता आया है, और मैं नहीं चाहता कि मैं वो तुम्हें दिखाऊं,
क्योंकि मेरे उस रूप को तुम्हारा परिवार भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। वक्त आ गया है, चलो एक खेल तुमने खेला है, मेरे भतीजे का हाथ काटकर एक चोट तुम्हें मैं भी दूंगा, पर याद रखना तुम संभल नहीं पाओगे। तुम कभी संभल नहीं पाओगे, ना वो संभल पाया ना तुम संभल पाओगे। वेरी गुड, वेरी गुड। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। गहरी सांस लेता हुआ विभूषण आज सोने की तैयारी कर रहा था, पर उसे ऐसा लगता था कि रोज ये खिड़की अचानक से रात में खुल कैसे जाती है। इसलिए वह आज अपने कमरे को अच्छे से सील करता है और उसके बाद अपने बिस्तर पर जाकर बैठा हुआ था। यहाँ पर वो बिस्तर पर पहले तो कुछ सोचता है, फिर एक किताब निकालता है जो कि एक अल्फ़ा और ओमेगा के रोमांस की कहानी थी, जहाँ पर वह पढ़ता है कि कैसे एक अल्फ़ा ने एक ओमेगा को 800 सालों तक इंतज़ार किया और पाया। यहाँ पर वो बहुत सारी चीज़ें पढ़ रहा था और इस पुस्तक का नाम था हेवनली रोमांस, जिसे वो बड़े ही प्यार से पढ़ रहा था। मुस्कुराता है उसे पढ़कर जब उसे पता चलता है कि हीलिंग पेट्रियार्क और एक हैंगोनचुन नाम के गॉड भी हुआ करते थे, और उसे तब उसके सामने एकदम से चेहरा पता नहीं कैसे आ जाता है हमारे प्यारे हैंगोनचुन लोवांगची का। और फिर वो मन में सोचता है नहीं, वो तो बिल्कुल गॉड नहीं है, वो इतना अच्छा भी नहीं है। किस तरह से वो लोगों को डोमिनेट करता है, यहाँ आने के बाद तो उसका जीना हराम कर दिया था। लेकिन शोयंग, आजकल शोयंग नहीं दिख रहा। वो बस यही सोचकर अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। दूसरी ओर जब लोवांगची अपने कमरे में खाना खाने के बाद अपने बिस्तर पर जा रहा था तो उसे वही रोप्स मिले जो कि विभूषण ने उसे लौटाए थे। उसने जैसे ही उन रोप्स को उठाया, उस पे से उसके ओमेगा की खुशबू आ रही थी, जिसे सूंघने के बाद उसने अपने तुरंत ही अलमारी में उसे बंद करके एक साइड पटक दिया। वो इस खुशबू को सूंघना भी नहीं चाहता क्योंकि वो इसके हार्मोन्स को ट्रिगर करती है, वो उसे कमज़ोर बनाती है। कभी नहीं, उसने सीधा उठाकर उन रोप्स को अपनी अलमारी में ऐसे पटक दिया जैसे कोई कबाड़ा हो, और फिर उसने अपनी अलमारी को तुरंत ही बंद कर दिया। वो बिस्तर पर जाकर लेट गया। लेटते हुए उसे कुछ ख्याल आए, कुछ ग्लिम्स आए, जैसे कि एक जगह बैठे हुए एक ओमेगा मुस्कुरा रहा हो और उसके बालों में फूल लगे हों। वो छोटा सा ओमेगा था, बहुत क्यूट था, और वो हंस रहा था। तभी यहाँ पर लोवांगची की आंखें खुल गईं क्योंकि उसने सपने में किसे देखा उसे नहीं पता। आखिर कौन था खिलखिलाने वाला छोटा सा बच्चा, उसे नहीं पता। उसने आंखें खोली और फिर उसने अपनी खिड़की खोलकर देखा। खिड़की के बाहर रात गहरी हो रही थी। उसने कुछ देर गहरी गहरी सांसें ली, बिस्तर पर इंतज़ार किया, और जब रात और भी ज़्यादा गहरी हो गई तो आज उसने एक ट्रिक की। उसी खिड़की से उसने फिर से आज अंदर घुसने की कोशिश की, पर देखा कि खिड़की बंद है। लेकिन हैंगोनचुन बहुत चालाक था। उसने उस खिड़की को जैसे तैसे करके बाहर से, क्योंकि उस खिड़की की चिटकनी कहीं ना कहीं ढीली थी, तो वो जैसे तैसे करके उस खिड़की को खोलकर अंदर गया। जैसे ही वो अंदर घुसा, खिड़की खुली तो अचानक से वहाँ पर रखे हुए दो डंडे धड़ाम धड़ाम करके नीचे गिरे, जिसकी वजह से अचानक से विभूषण की आंखें खुल गई। विभूषण ने तुरंत ही खिड़की के पास देखा तो हैंगोनचुन अंदर ही आ रहा था। यहाँ पर विभूषण ने अचानक से शोर मचाने की कोशिश की कि तभी अल्फा भागकर उसके पास आया और उसके चेहरे पर अपने हाथों को रख दिया और तुरंत ही उसे उसके बिस्तर पर लेटा दिया। यहाँ पर विभूषण इस अल्फा से खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वो अल्फा बहुत ज़्यादा उससे ताकतवर था। उस अल्फा ने
उसके मुंह को बंद कर दिया। कमरे में अंधेरा था, कौन कहाँ कैसे है कुछ नहीं पता, लेकिन उस अल्फा ने तुरंत ही उसके मुंह पे हाथ रखा और उसे ज़ोर से मारा, उसकी गर्दन पर मारकर जैसे ही उसे बेहोश कर दिया और फिर उसे उसके बिस्तर पर आराम से लेटा दिया। कमरे में बहुत अंधेरा था, दोनों को एक दूसरे का चेहरा नहीं दिख रहा था। फिर उसने उसे लिटाने के बाद कंबल में रखा और उसके बाद पता नहीं क्यों उसके चेहरे को सिर्फ हाथों से छू कर एहसास करने लगा कि ओमेगा कैसा दिखता होगा। उसकी आँखों को, पलकों को धीरे धीरे छू रहा था, उसके गालों को, उसकी नाक, ये खूबसूरत नाक, फिर उसके होठों को। उसने अपने अंगूठे से ओमेगा के रसीले होठों को धीरे धीरे करके छुआ, जैसे मानो उसके पूरे शरीर में गुदगुदी सी फैल गई हो, और फिर उसके पूरे चेहरे को अपने दोनों हाथों से छू कर महसूस करने लगा कि ये उसका वेटेड ओमेगा है। और फिर उसने आगे झुककर पता नहीं क्यों धीमे से ओमेगा के माथे को छोटा सा चुंबन दिया और फिर तुरंत ही वहाँ से खिड़की में से होता हुआ भाग गया। लेकिन तभी हल्की हल्की धुंधली धुंधली विभूषण की आंखें खुली। विभूषण ने जैसे तैसे करके खुद को उठाया क्योंकि उसे बड़ी देर लगी थी, पर तब तक कमरे में कोई भी नहीं था। उसने तुरंत ही दरवाजे खोले, मोमबत्ती जगाई और आसपास देखने लगा, लेकिन कमरे में कोई भी नहीं था। वो डर गया कि आखिर कौन है, और वो मन में सोच लेता है कि ये कुंडी, ये जो चिटकनी है, ये इतनी ढीली कैसे हो सकती है। वो कल ही इस चिटकनी को ठीक कराएगा, और आखिर यहाँ पर लोग उससे मिलने के लिए या उसे इस तरह से मोलेस्ट करने के लिए क्यों आ रहे हैं। ये तो साइकोपैथ वाली हरकतें हैं ना। यहाँ पर वो तुरंत ही उस जगह को बंद कर देता है और मन में सोचता है कि अब मैं इस कमरे में रहूँगा ही नहीं, मैं इस कमरे से शिफ्ट हो जाऊँगा। बेचारा डर के मारे पूरी रात डंडा लेकर अपने बिस्तर पर बैठा रहता है कि अगर कोई आया तो उसे डंडा मार के भगा दूंगा। पर ऐसे ही बैठे बैठे सुबह हो गई और वो बेचारा वहीं सो गया डंडे को हक करके। उसे ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर सब पागल हैं क्या, कोई उसे छेड़ने के लिए आ जाता है, कोई कुछ हो जाता है, और अब ये एक अल्फा मोलेस्टर आ चुका है जो कि उससे रात में अंधेरे कमरे में उसका फ़ायदा उठाने आया था, शायद उसकी इज्जत लूटने। ऐसे ही विचार ना जाने उसके मन में कितने ज़्यादा आ रहे थे बेचारा। और सुबह दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से पीटने की वजह से उसकी नींद खुल गई। यहाँ पर जंचा आया हुआ था। विभूषण बेचारा जो कि पूरी रात सोया भी नहीं था, आंखें मलते मलते यहाँ डंडे को देखकर पहले तो साइड करता है और उसके बाद जाकर जंचा से मिलता है। जंचा कहता है, क्या हुआ, आज तुम इतनी लेट क्यों उठे हो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। विभूषण नींद में ही कहता है, क्या बात करनी है, कल रात ढंग से नहीं सोया। यहाँ पर एक चोर या एक अल्फा मोलेस्टर आया था, वो मुझे मोलेस्ट करना चाहता था। मुझे लगता है कि हमें यहाँ की सिक्योरिटी बढ़ानी चाहिए, कोई मुझे मोलेस्ट करना चाहता है। यहाँ पर जंचा कहता है, क्या सच में, पर क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है। यहाँ पर विभूषण कहता है, बहुत दिन से मेरे इस कमरे की खिड़की से कोई कमरे में आता है और चला जाता है, आता है चला जाता है। पहले मुझे लगता था कि मेरी गलतफहमी है, पर रात में ये खिड़की हमेशा खुली मिलती थी। मुझे डर लगने लगा कि कोई भूत होगा, तो मैंने यहाँ पर डंडे अड़ा दिए थे। लेकिन कल रात जब वो चोर या फिर मोलेस्टर कहूँ, वो कमीना जब मेरे कमरे में आया ना, तो वो दोनों डंडे खुल कर इधर उधर गिर गए, मेरी आँख खुल गई। मैं शोर मचाना चाहता था, पर वो इतना ताकतवर था कि उसने मेरे मुंह पे हाथ रखा और मुझे बेहोश करके चला गया। चंचा कह रहा, तो क्या उसने तुम्हारे साथ? नहीं, उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। पर क्या उसने मेरी पहली चुंबन चुरा ली होगी? चंचा कहता है, मुझे कैसे पता होगा, मैं कोई मोलेस्टर थोड़ी हूँ। पर तुम्हें क्या लगता है? यहाँ पर गहरी सांस लेते हुए विभूषण कहता है, मुझे नहीं पता, और वो मोलेस्टर, वो कमीना, मुझे ना ये कमरा बिल्कुल बदलना है। मैं नहीं चाहता कि कोई यहाँ आए, और तुम्हारे यहाँ की सिक्योरिटी को भी फटाफट से किसी को कहकर, स्पेशली एम्परर को कहकर दुगनी करा दो। पता नहीं कौन लोग क्या सोचकर यहाँ पर घूमते रहते हैं, मुझे तो ये जगह भूतिया लगती है कभी कभी। यहाँ पर जंचा कहता है, मैं सम्राट से बात करूँगा
कि कोई तुम्हें मोलेस्ट करने के लिए आता है? विभूषण, तुम अभी के अभी अपना सारा सामान शिफ्ट करके मेरे पास वाले कमरे में ही शिफ्ट हो जाओ। मैं नहीं चाहता कि तुम यहाँ रहो और कोई भी इंसान तुम पे गलत नज़र रखे। ऐसा ही होता है, पूरे दिन सारे लोग मिलके विभूषण का कमरा शिफ्ट कर देते हैं। विभूषण का कमरा इस वक्त जंक्षा के कमरे के साथ वाले कमरे में शिफ्ट कर दिया गया था, क्योंकि पहले वो बिल्कुल अलग रह रहा था। उसे अलग रहना पसंद था, लेकिन धीमे धीमे वो शिफ्ट हो रहा था। यहाँ पर जंक्षा बहुत ज़्यादा कंसर्न हो गया था, क्योंकि पता नहीं क्यों उनके यहाँ पर आजकल क्या हो रहा है, बहुत ही अजीब है। वो फिर से आज लेंचचन से मिलने के लिए गुहार लगाता है, उनके पास जाता है। तब लेंचचन उसे मिलने के लिए हामी भर देते हैं। जंक्षा उनसे जैसे ही मिलने आता है, लेंचचन मुस्कुराते हुए उसके सामने कुछ हर्बल टी रखते हैं। दोनों ही उन टी को पी रहे थे। तभी जंक्षा कहता है कि मुझे लगता है कि महल में कोई चोर है या फिर कोई मोलेस्टर है। मेरे उसी अटेंडेंट के साथ जिसके साथ जिशुन ने ज़बरदस्ती करने की कोशिश की थी, उसी के साथ कोई अल्फा फिर से मोलेस्ट करने पहुंचा था। तभी बेचारे सम्राट एकदम सकपका जाते हैं और कहते हैं, क्या? पर ऐसा क्यों हो रहा है कि हर कोई उसी को चाहता है, जबकि वो तो शायद शुयंग को पसंद करता है ना? तब एकदम से हैरान होकर जंक्षा कहते हैं, क्या वो शुयंग को पसंद करता है? उसने मुझे कभी नहीं बताया। मुस्कुराते हुए यहाँ पर लेंचचन कहते हैं कि ओफो, वो उनका पर्सनल मैटर है, बस उसे कहना कि शादी ना करे। फ़िलहाल जब तक तुम्हारा पर्सनल अटेंडेंट है उसे अकेले रहना होगा, वो शादी नहीं कर सकता, और अगर वो शादी करेगा तो उन्हें महल से बाहर जाना होगा। शुयंग यहाँ काम कर सकता है पर वो नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारी खिदमत में केवल शादीशुदा लोग नहीं हो सकते, क्योंकि उनका परिवार होगा तो घर को कोई उन्हें दबाव बनाकर कुछ भी करवा सकता है। यहाँ पर थोड़ा सा नर्वस होते हुए जंक्षा कहता है कि मैं उसे खुद से दूर नहीं भेज सकता, मैं यहाँ किसी को जानता भी नहीं हूँ। और शुयंग, क्या तुम्हें सच में लगता है शुयंग और उसका कुछ है? मुझे तो नहीं लगता कि, मतलब सम्राट, मुझे नहीं लगता कि उनका कुछ होगा। आपको ऐसा क्यों लगता है? यहाँ पर शिचन मुस्कुराते हुए कहते हैं कि प्यार कब किससे हो जाए हमें क्या पता चलता है, और हो सकता है अभी वो लोगों से छुपाना चाहते हों। बस उसे बता देना कि महल में रहते हुए सतर्क रहे। यहाँ पर जंक्षा थोड़ा कंफ्यूज होता है और कहता है, ठीक है, मैं उसे बता दूंगा, पर मैं यहाँ किसी काम से आया था। क्या आप महल की सुरक्षा में हम लोगों को कुछ लोग और दे सकते हैं? ये लोग पता नहीं कैसे, कौन है वो अल्फा जो ये सब करता है? शिचन कहता है, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे यहाँ की जितनी भी सुरक्षा है उसे और भी ज़्यादा कड़ी तैनात कर दूंगा। अब कोई भी अल्फा छुप छुपाते हुए तुम्हारे यहाँ नहीं आएगा। फिर वो धीमे से मुस्कुराते हुए जंक्षा के हाथ पर हाथ रख देता है। जंक्षा तो एकदम से सक्का पक्का रह जाता है, उसने सोचा भी नहीं था ये हो जाएगा। तभी वो कहता है, सम्राट। शिचन मुस्कुराते हैं और कहते हैं, क्या सम्राट? हाँ, तुम मेरे होने वाले सम्राज्ञी हो। अच्छा ये बताओ, तुम तैयारी कर रहे हो ना? जल्द ही तुम जानते हो कि हम लोगों को शादी के बंधन में बनना होगा, और मैं चाहता हूँ कि जब तुम्हारा एग्ज़ाम हो, परीक्षा ली जाए, तब तुम अच्छी तरीके से सफल रहो। जंक्षा शर्माता है और कहता है, बिल्कुल। तभी अनाउंसमेंट होती है कि वहाँ पर मैडम लैन आ रही हैं, पूर्व सम्राज्ञी वहाँ पर आ रही होती हैं। कि तभी जंक्षा और शिचन भी मुस्कुराते हुए खड़े हो गए थे, और वो जैसे ही अंदर आई, उन्होंने जब दोनों को साथ और ब्लश करते हुए देखा, वो हंसते हुए कही, अरे लगता है पुत्र, मैं गलत टाइम पर आ गई। इस वक्त तुम्हारा और तुम्हारे होने वाले सम्राज्ञी का बातें चल रही थी, और लगता है मैंने तुम दोनों को आकर डिस्टर्ब कर दिया। शिचन कहता है, बिल्कुल नहीं। तभी लवांगजी भी जंक्षा भी झुककर प्रणाम करते हुए कहता है, माँ ऐसा नहीं है, मैं बस इनसे मिलने आया था। किसी ने हमारे यहाँ पर मेरे अटेंडेंट को मोलेस्ट करने की कोशिश की। कल रात को ही अल्फा आया था, और या तो चोरी के इरादे से या फिर वो उसे हैरेस करने के इरादे से आया था, क्योंकि
उसने बताया है कि काफ़ी बार कोई इंसान उसके रात में उसके कमरे में आता है। हालांकि उसके साथ अभी कुछ हादसा तो नहीं हुआ, शायद उस अल्फ़ा को करने का मौका नहीं मिला, पर वो हमेशा ही उसके कमरे में आता है और चला जाता है, और ये बहुत ज़्यादा खतरनाक बात है। मैडम लैन भी कंसर्न होते हुए कहती हैं, क्या वही जो कि तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त है? यहाँ पर वो कहता है, हाँ बिल्कुल वही। उसके साथ पहले ही जिन जिशुन ने गंदी हरकत करने की कोशिश की, और अब ये पता नहीं कौन है जो कि उसके पीछे पड़ा हुआ है, और आखिर ये लोग क्यों पीछे पड़े हुए हैं मुझे समझ में नहीं आता। उसने तो किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ा, वो तो यहाँ पर किसी को जानता भी नहीं है, वो तो केवल मेरे कामों को संभालता है। उसके बावजूद भी आखिर उसके इतने दुश्मन क्यों हैं, क्यों लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं? यहाँ पर थोड़ा सा कंसर्न होते हुए मैडम लैन कहती हैं, शायद नए नए अल्फ़ा है ना, जोश जाग रहा होगा, पसंद आ गया होगा किसी को तुम्हारा ओमेगा दोस्त। हो सकता है कोई उसे मोलेस्ट करने नहीं बल्कि उसे प्यार करता होगा, इसलिए तो कमरे में केवल आकर उसे देखता है। जो मोलेस्टर होता है वो किसी को देखने के लिए कभी नहीं आएगा, वो गंदे इरादों से आएगा। और कल रात क्या हुआ, यहाँ पर जंगशा ने जब बताया कि किस तरह से उस मोलेस्टर ने विभूषण को बेहोश किया और उसके बाद कुछ देर बाद चला गया, तो वो मुस्कुराते हुए कहती हैं कि बेहोश किया और कुछ भी ना करके चला गया, इसका मतलब तो वो सच्चा प्यार करने लगा है तुम्हारे ओमेगा अटेंडेंट से। यहाँ पर गहरी सांस लेते हुए वो कहता है कि सच में आपको लगता है ये प्यार है? मुझे तो ये पागलपन लगता है। कौन इंसान किसी को रात के अंधेरे में देखने के लिए जाएगा, वो भी इतना रिस्क लेकर, जबकि वो जानता है कि उस पर किस तरह का लालचन लग सकता है और कितनी गहरी सज़ा मिल सकती है। मैडम नैन मुस्कुराती हैं और कहती हैं कि एक वक्त पर शिजन के पिता भी मुझे ऐसे ही देखने आया करते थे, बहुत प्यार करते थे वो मुझसे, पर बताते हुए शर्माते थे। तो मैं समझ सकती हूँ, इवन शादी के बाद भी जब मैं महारानी बन गई थी और मैं उनसे नाराज़ होती थी, वो मुझे ऐसे ही देखने के लिए आया करते थे। तो शायद कोई होगा जो तुम्हारे दोस्त को पसंद करता हो। मैं समझ सकती हूँ कि प्यार में लोग ऐसी हरकतें करते हैं। जंगशा गहरी सांस लेते हुए कहता है कि क्या आप भी मेरे कमरे में रात में आते हैं? शिचन एकदम से घबरा कर बोलता है, बिल्कुल भी नहीं, मैं सम्राट हूँ, मुझे चोरों की तरह आने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर मुझे तुमसे मिलना होगा तो मैं भरी दोपहर में भी तुमसे मिलने आ सकता हूँ। तुम भूल गए, तुम मेरे होने वाले एम्प्रेस हो। जंगशा गहरी सांस लेता है और कहता है, थैंक गॉड आप में ऐसे स्टॉकर वाले गुण नहीं हैं। अगर कोई स्टॉकर होते तो पता नहीं मेरा क्या हाल होता। मुस्कुराते हुए चकल करते हुए मैडम लैन कहती हैं, चिंता मत करो, शिजन में ऐसे कोई गुण नहीं है। ये सबसे प्यारा बेटा है मेरा। और वो शिजन के बालों पर हाथ फेरती हैं, बिल्कुल एक माँ की तरह। और शिजन इमोशनल हो जाता है क्योंकि एम्परर बनने के बाद ये अपनापन लोग उसे नहीं जता पाते, केवल खिलौना बनकर वो रह गया है। लेकिन जब भी वो माँ बेटे अकेले में मिलते हैं, वो अक्सर एम्परर और उसकी माँ नहीं या पूर्व सम्राज्ञी नहीं बल्कि एक माँ बेटे की तरह मिलते हैं। और उन दोनों का ये बॉन्ड देखकर जंगशा को भी थोड़ा अच्छा महसूस होता है। और वो दोनों आराम से बैठकर सुबह का नाश्ता वहीं करते हैं। लेकिन विभूषण तो यहाँ पर अपना सिर पकड़ के बैठा हुआ था कि आखिर कौन है जो ऐसी हरकतें कर रहा है। और तो और उसका मन था कि वो ये बात ना शुयेंग को बताए, लेकिन शुयेंग भी यहाँ नहीं है, इसलिए वह गहरी सांस लेता है और शुयेंग को ढूंढने के लिए निकल गया। वो शुयेंग को ढूंढने के लिए हेंगुन चुन के वहाँ निकल गया था, क्योंकि उसे कुछ भी करके शुयेंग से बात करनी थी। उसके मन में बिल्कुल विचार नहीं आया कि शुयेंग यहाँ है या नहीं। वो बस अपने ख्यालों में ही गुम होकर शुयेंग को ढूंढता हुआ लाओ आंगची के पैलेस के बाहर आ गया। गार्ड से परमिशन लेकर वो अंदर चला गया। गार्ड्स ने भी सोचा कि शायद वो हेंगुन जुन से मिलने आया होगा, क्योंकि हेंगुन जुन ने बहुत बार उसे आने की परमिशन दे दी। तो वो जब अंदर गया तो उसे शुयेंग का कमरा पता ही नहीं था कि तभी वो एकदम से एक अल्फा से टकरा गया जिसने लाल कलर के कपड़े पहने हुए थे। तभी उसने मुंडी नीचे कर कहा, हेंगुन जुन प्रणाम। हेंगुन जुन ने उसकी तरफ देखा और अपने मुंह को मोड़ते हुए कहा, यहाँ क्या करने आए हो तुम?
थोड़ा सा घबराते हुए वो बोला कि मैं शुयेंग से मिलने आया था। हेंगुन ने गुस्से में अपनी मुट्ठियाँ भींच ली और गुस्से में बिल्कुल लाल पीला हो गया और उसके फेरोमोन्स बहुत तेज़ी से हवा में बहने लगे। और उसके फेरोमोन्स को जैसे ही विभूषण ने सूंघा उसे याद आया कि ऐसे ही फेरोमोन्स, बिल्कुल ऐसी ही खुशबू उसने कहीं सूंघी है। और फिर उसे याद आया कि ये तो कल रात जो मोलेस्टर था उसके भी थे यहाँ पर। फिर वो सोचता है कि नहीं, हेंगुन उसके लिए तो कभी नहीं आएंगे, ये अकड़ू बदतमीज़ इंसान तो बिल्कुल नहीं। पर हाँ, फेरोमोन्स उस अल्फ़ा के भी बिल्कुल ऐसे ही हैं। विभूषण किसी अल्फ़ा से इतना ज़्यादा क्लोज नहीं हुआ है, इसलिए उसे ज़्यादा फेरोमोन्स का इतना ज्ञान नहीं है। और उसे ऐसा लगता है कि बिल्कुल लैन परिवार के ही ऐसे मीठे मीठे और चंदन जैसी खुशबू वाले फ्रेगरेंस आती है, तो इसका मतलब कोई लैन परिवार से होगा। लेकिन यहाँ पर तो हेंगुन उनके भाई जो कि हो भी नहीं सकते, और उनके अलावा भी सिर्फ बुढ़े लोग ही हैं, तो आखिर कौन हो सकता है वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी हेंगुन ने पीछे मुड़कर कहा, शुयेंग से क्या काम है तुम्हें? हाँ। डरते हुए बेचारे ने गल्प किया, ऊपर मुंडी भी नहीं की और कहा कि वो मुझे उससे कुछ बात शेयर करनी थी, मैं थोड़ा सा परेशान था तो सोचा उससे शेयर कर लूँ। हेंगुन ने यहाँ पर गुस्से में उसका हाथ नीचे किया और अब उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसने ओमेगा के चेहरे को अपनी उंगलियों से उठाया और अपनी आंखों में आंखें डालकर दोनों ने एक दूसरे को देखा। यहाँ पर ओमेगा तो घबरा गया क्योंकि हेंगुन ने उसके चेहरे को अपनी एक छोटी सी उंगली से ऊपर किया था। उसके पूरे शरीर में जैसे कंपन दौड़ गई हो और हेंगुन की आंखें एकदम लाल गुस्से से थी। उसे ऐसा लगा कि उसने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है। आखिर क्यों ये इसे ऐसे घूर रहा है? उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई, उसके माथे पे पसीना आना शुरू हो गया और हेंगुन ने कहा अपनी अल्फा वॉइस में, क्या काम है तुम्हें? क्यों मिलना चाहते हो शुयेंग से? ऐसा लगा जैसे विभूषण तो इस आवाज़ में, जैसे ये अथॉरिटेटिव आवाज़ उसे सुनाई देती है, वो सबमिट होने लगा। उसने कहा कि कोई मुझे मोलेस्ट करने की कोशिश कर रहा था और यही बात मैं शुयेंग से बताना चाहता था। हेंगुन ने फिर से अपनी अल्फा वॉइस में कमांड देते हुए कहा, शुयेंग क्या लगता है तुम्हारा? क्यों बताना है उसे? यहाँ पर फिर से सबमिसिव ओमेगा की तरह जवाब देते हुए विभूषण बोलने लगा, वो मेरा काफ़ी अच्छा दोस्त है और वो मुझे सलाह दे पाएगा कि आखिर कौन है जो कि मेरे कमरे में रात में आता जाता रहता है। हेंगुन ने तीखी नज़रों से, बिल्कुल पैनी नज़रों से उसे देखते हुए कहा, आज के बाद शुयेंग से मिलना बंद कर दो। जैसे मानो उसकी आंखों का जादू यहाँ पर कहीं ना कहीं बुलवाना चाहता था अपने ओमेगा से वही जो उसके कान सुनने के लिए तरस गए हैं। लेकिन अचानक से उसे रियलाइज़ हुआ कि वो ये सब नहीं बुलवा सकता, तो उसने अपने अल्फ़ा वॉइस को कम कर दिया और अपने नज़रों के जाल को भी एकदम नॉर्मल कर दिया और फिर वो नॉर्मल तरीके से देखने लगा। विभूषण भी घबरा कर उस हिप्नोसिस से बाहर आया और बोला कि क्या मैं यहाँ पर शुयेंग से मिलना बंद कर दूँ? पर क्यों? हेंगुन ने उसकी तरफ देखकर फिर उसके चिन से अपने हाथों को हटाया और कहा, पहले सीधे खड़े हो। और उसके बाद वह जो झुक के खड़ा हुआ था तुरंत ही सीधा खड़ा हो गया था, लेकिन उसने अपनी आंखें नीचे कर ली थी। हेंगुन ने उसकी तरफ आते हुए कहा कि तुम जैसे नॉर्मल ओमेगा कपड़े देखे हैं आपने? मेरे राइट हैंड से मिलना बंद करो। तुम्हारी एम्प्रेस होने वाले एम्परर की ओमेगा पार्टनर है और तुम लगातार मेरे राइट हैंड से मिलने आते रहोगे तो लोगों को लगेगा कि तुम जासूस हो और गलतफहमियां बढ़ेंगी तो गलत इल्ज़ाम लगेंगे और गलत इल्ज़ाम लगेंगे तो तुम्हें और शुयेंग को लोगों के तीखे प्रश्नों का
सामना करना पड़ेगा, और मैं नहीं चाहता कि तुम जैसे एक मामूली सी ओमेगा की वजह से मेरे राइट हैंड पे कोई इल्ज़ाम लगे, समझे तुम? उसके आसपास घूमना बंद कर दो। वो मेरा पर्सन है, और तुम शक्ल देखिए अपनी। यहाँ पर विभूषण की आंखों में जैसे आंसू से आ गए थे। इतनी घंघोर बेइज्जती, जिसे उसने अपने बर्दाश्त का घूंट पिया और कहा कि पर शुइंग मेरा दोस्त है। लेकिन हेंगुन चुन ने गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए कहा, क्या? यहाँ पर विभूषण ने अपनी नज़रों को ऊपर उठाया और पहली बार हेंगुन चुन की आंखों में आंखें डालकर कहा, शुइंग मेरा दोस्त है। बस फिर क्या था, लव वांग जी पूरी तरीके से ट्रिगर हो गया। उसने कहा, अच्छा? और फिर उसने अपने अल्फा फेरोमोन्स रिलीज़ करना शुरू किया, जिससे अचानक से विभूषण की पूरी बॉडी जिस उसका साथ छोड़ रही हो वो घुटनों के बल गिर गया और वो कांपने लगा। और उसने कहा, हेंगुन माफ़ कर दीजिए, मैं अपनी औकात कभी नहीं बोलूँगा। हेंगुन उसे बहुत घबराहट हो रही थी, लेकिन यहाँ पर लाओ वांगची ने बिल्कुल भी उस पर रहम नहीं दिखाया और गुस्से में उसकी तरफ झुकते हुए कहा, क्या कहा था तुमने? तुम्हारा दोस्त है? मेरी आंखों में आंखें डालकर तुम बड़ी ही बेशर्मी के साथ ये कह रहे हो कि वो तुम्हारा दोस्त है? वो तुम्हारा दोस्त है? क्या वो तुम्हारा दोस्त है? यहाँ पर गहरी सांस लेते हुए विभूषण कहने लगा, नहीं, वो मेरा कुछ नहीं लगता। हेंगुन, वो ज़मीन पर हाथ मारने लगा। हेंगुन, मुझे सांस नहीं आ रही। हेंगुन, और कहते कहते ज़मीन पर ही गिर गया। हेंगुन ने तुरंत ही उसे बेहोश देखकर अपने फेरोमोन्स को वापस खींचा और उसके गाल पर हाथ लगाते हुए कहा, हे उठो जियांग हुशियन। सॉरी गाइस, मैंने विभूषण बोल दिया हो तो। जियांग हुशियन, उठो। जियांग हुशियन, क्या हुआ है तुम्हें? जियांग हुशियन। लेकिन विभूषण बेहोश पड़ा रहा। यहाँ पर लाओ वांगची एकदम से उसे ऐसे बेहोश देखकर तुरंत ही अपनी बाहों में उसे उठा लेता है और फिर धीमे धीमे करके अपने कमरे में उसे ले गया। जियांग हुशियन बिल्कुल बेहोश पड़ा था, बिल्कुल उसे कोई सुध-बुध ही नहीं थी और वह केवल सफोकेट महसूस कर रहा था। हेंगुन ने तुरंत ही अपने एक नौकर को कहा कि जल्दी जाकर वैद्य को लेके आओ। वैद्य ने भागते हुए, क्योंकि हेंगुन ने उसे पुकारा था, वहाँ पर आया। उसने हेंगुन को पूछा कि क्या हुआ है आपको? यहाँ पर लाओ वांगची ने इशारा किया, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, जाकर उस मरीज़ को देखो और वो बेहोश हो गया है। यहाँ पर वो तुरंत ही जब गया तो देखा कि हेंगुन के बिस्तर पर एक नॉर्मल सा ओमेगा लेटा हुआ है, वो भी नौकरानी वाली ड्रेस का। फिर भी वो बेचारा कुछ बिना आर्ग्यू किए ही अंदर आ गया और चुपचाप बैठकर यहाँ पर विभूषण की नाड़ी को जांचने लगा और उसके बाद उसकी नर्व्स को देख रहा था, उसकी पल्स को चेक कर रहा था, उसकी आंखें खोल खोल कर देख रहा था। और फिर गहरी सांस लेते हुए कहता है कि ये तो बस एग्जॉशन की वजह से ये बेहोश हो गया है, लगता है किसी ने इसे सफोकेट करने की कोशिश की है। और फिर वो समझ गया कि ज़रूर हेंगुन के फेरोमोन से ये इंसान सफोकेट हो गया होगा, या फिर हो सकता है गर्मी में कोई सज़ा मिली हो हेंगुन की वजह से, जिसकी वजह से ये सफोकेट हो गया। यहाँ पर वो विभूषण को कुछ मलहम लगाता है ताकि वो सफोकेशन से बाहर आ सके। उसकी नाक पे भी एक मलहम लगाता है, उसके सिर पे भी, और उसके बाद कहता है कि हेंगुन ये जल्द ही ठीक हो जाएगा और होश में आ जाएगा, इसलिए आपसे मैं अलविदा लेता हूँ। वो इंसान वो करता है और वहाँ से चला गया। हेंगुन अभी भी अपने बिस्तर पर लेटे हुए उस ओमेगा को घूर कर देख रहा था। फिर वह उस ओमेगा के करीब आता है और देखता है कि अरे, इसके तो जूते वो उतारना भूल ही गया था, पर वो किसी ओमेगा के जूते कैसे उतार सकता है? पर उसका बिस्तर गंदा हो जाएगा, उसकी चादर पे इसके जूतों से निकली हुई रेत भी लग सकती है। इसलिए हेंगुन ने धीमे धीमे करके उसके जूतों को उसके पैरों से निकाला। पहली बार किसी ओमेगा को उसने छुआ था और जूतों को ज़मीन पर रख दिया। फिर उसने उस खूबसूरत से चेहरे को देखा जो कि अचानक से ही नींद में अपने कपड़ों को टाइट पकड़े हुए था। हेंगुन
यहाँ पर पहले उसे पूरी तरीके से ऑब्ज़र्व करता है, फिर धीरे धीरे वो उसे दूर जाकर बैठता है और पास में ही एक केतली को उठाकर अपने लिए गरम गरम चाय बनाकर उसे पी रहा होता है। ऐसे ही करते हुए आधा पौना घंटा बीत गया था, लेकिन उस मलहम की वजह से यहाँ पर धीमे धीमे विभूषण ने आंखें खोली। उसने आंखें खोली तो उसने पाया कि ये जगह उसका कमरा नहीं है, उसका नया वाला कमरा भी नहीं है। और फिर जब वो अपनी बिस्तर को देखता है, आसपास के सराउंडिंग को नोटिस करता है, उसने देखा कि लाल कपड़ों में एक व्यक्ति बैठकर चाय पी रहा है। और उसने जैसे ही उसका चेहरा देखा वो हैरान रह गया। हेंगुंजन! वो तुरंत ही अपने बिस्तर से उठकर बैठ गया और उसने देखा कि उसकी वेस्ट पे लगे हुए बेल्ट हल्की सी ढीली है और उसके रोप्स भी हल्के से ढीले हैं। उसने खुद के ऊपर हाथ रखते हुए कहा, हेंगुंजन, ये मेरे कपड़े। उसकी तरफ गहराई से देखते हुए हेंगुंजन ने कहा, तुम सफोकेशन की वजह से बेहोश हो गए थे और ये कपड़े उस ओमेगा डॉक्टर ने तुम्हारे खोले थे ताकि तुम्हें थोड़ी सांस आ सके। तुम्हें क्या लगता है तुम जैसे घटिया से ओमेगा को मैं हाथ लगाऊंगा? विभूषण को याद आता है कि इसे कितना ज़्यादा अपने रुतबे पर गर्व है। उसे गुस्सा आता है, बदतमीज़ कहीं का, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता और कहता है, बिल्कुल हेंगुंजन। वो अपने जूतों को देखता है और पहनने लगता है। हेंगुंजन ने कहा कि तुम्हारे जूते बहुत मिट्टी लगी है इन पर, हमारे यहाँ पर आया करो तो नए पहन कर आया करो, इतने गंदे और मिट्टी वाले, मेरा आंगन गंदा हो जाएगा। ये सुनते ही विभूषण का तो पूरा मुंह ही बन गया था, चिड़चिड़ा कहीं का। वो मन में सोचता है कितना बेकार है ये, और वो अपने जूतों को पहनता है, लेकिन अभी भी सफोकेशन की वजह से कमजोरी आ रही थी। और वो जैसे ही खड़ा होता है उसे चक्कर आते हैं और वो दोबारा से बिस्तर पर बैठ जाता है। हेंगुंजन यहाँ पर उसे देखते हैं अपनी आंखों के कॉर्नर से और फिर दोबारा से अपनी चाय पर फोकस करते हुए कहते हैं कि एक प्याली चाय पी लो, तुम ठीक हो जाओगे। फिर वो एक कप के अंदर चाय भर कर विभूषण के बिल्कुल मुंह के सामने ले आता है। विभूषण को तो ऐसा लग रहा था जैसे वो उस कप को उसके मुंह पर ही फेंक देगा, वो गरम गरम चाय से उसे जला ही देगा, लेकिन वो उसके मुंह के बिल्कुल पास ले आया था। विभूषण ने बड़ी मुश्किल से अजीब सा चेहरा बनाते हुए उस कप को लिया और धीमे धीमे करके उसे थैंक यू बोलकर पिया। ये चाय हेंगुंजन के ही तरह इतनी कड़वी, घटिया और इतनी अजीब सी बदबू वाली थी। यहाँ पर हेंगुंजन ने कहा, क्या तुम्हें अच्छा महसूस हो रहा है? विभूषण ने मन में सोचा, इतनी कड़वी चाय, ये गंदी, ये कड़वी चाय, इसे पीकर तो जहर जैसा महसूस हो रहा है। लेकिन वो कहता है, ये चाय काफ़ी अलग है, मैंने ऐसी नहीं पी। हेंगुंजन कहता है कि तुम पी भी नहीं सकते क्योंकि तुम एक ओमेगा हो और ये चाय केवल स्ट्रॉन्ग अल्फ़ा के लिए बनती है। तुम जैसे लोग, मीठी मीठी बातें करने वाले, मीठी मीठी चीज़ें खाने वाले, कड़वाहट को कैसे पचा पाओगे? विभूषण कहता है, जी, और मन में सोचता है, तुझसे ज़्यादा कड़वा तो नीम का पत्ता भी नहीं होगा ये अल्फ़ा। पता नहीं क्या समझते हैं घूसू के लोग खुद को, जैसे पता नहीं कितने बड़े तुर्रम खान हैं, और ये घटिया कहीं का। लेकिन वो चेहरे पे मुस्कान दिखाते हुए कहता है, बिल्कुल बिल्कुल। और फिर उस अपनी नाक से अपनी सांस को रोकते हुए बड़ी मुश्किल से उस चाय को एक घूंट में ही पूरा पी गया। लवांगजी उसे देख के कहता है, इतनी जल्दी पी ली? इतनी स्वाद लग रही थी, लगता है तुम्हें एक और प्याली देनी पड़ेगी। तभी विभूषण ने सारी घटकते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, मैं एकदम ठीक हूँ। और फिर वो एकदम से खड़े होकर, जबकि हालांकि उसे डिजी महसूस हो रहा था, फिर भी वो प्रिटेंड करता है कि उसे सब ठीक है। और वो कहता है कि बस मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, क्योंकि वो एक और गिलास उस घटिया सी चाय का बिल्कुल नहीं पीना चाहता था। और वो जैसे तैसे करके कमरे से बाहर निकला, लेकिन उसने कमरे से बाहर निकलने के बाद ही अपने मुंह पे हाथ रख लिया। उसे उल्टी वाला महसूस हो रहा था। छी, वो चाय इतनी ही गंदी थी। और वो पता नहीं कैसे भागते हुए महल के बाहर आया, और महल के बाहर थोड़ी सी आगे चलने पर ही उसने उल्टी कर दी थी। वो चाय सच में बहुत घटिया, बहुत कड़क और बहुत कड़वी थी, जो कि विभूषण के पूरे स्वाद को खट्टा कर रही थी, कड़वा कर रही थी, और उसे इतनी ज़्यादा घटिया लगी थी। वो मन में सोचता है, जैसा ये अल्फ़ा है वैसे इसके खाने पाने के तरीके हैं, बिल्कुल बकवास।
और फिर वो उल्टी करने के बाद वहाँ से अपने मुंह को पोंछता है और चला गया। वो मन में सोचता है ये इंसान, इसके सामने तो अब बहस करनी ही नहीं, अब जब भी कुछ बोले हाँ बोलो और वहाँ से निकल लो, इसे बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं। इसके हॉर्मोन्स तो कितने घटिया हैं, छी। कल रात वाले के हॉर्मोन्स फिर भी सूदिंग थे, पर इसके पता नहीं किस मिट्टी का बना हुआ है। ये बोलते बोलते ही विभूषण वहाँ से चला गया। देखते हैं गाइस आगे क्या होगा। क्या लवांगची की जो सॉफ्ट साइड है वो कभी विभूषण को देखने को मिलेगी, या फिर इन दोनों के बीच में ऐसे ही नोक झोंक और कड़वे पल ही रहेंगे? क्या लगता है आपको आगे क्या होने वाला है? और जिन गुआंगशन, ऐसे कौन से राज हैं जो जिन गुआंगशन छुपा रहा है? ऐसी क्या चीज़ें हैं जो कि हेंगन चुन को जिन गुआंगशन की वजह से भुगतनी पड़ सकती हैं? और भविष्य में क्या होगा? नी होसेंग जो समझने लगा है कि सोंगलिन उसे प्यार करता है, और सोंगलिन जब वो होश में आएगा तो वो क्या समझ पाएगा कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी? देखेंगे हम अगले एपिसोड में। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस का लाइक, बेल आइकन को प्रेस कर दें और कमेंट सेक्शन में अपना ढेर सारा प्यार बरसाइए। पिछली बार बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीज़ें राइट गेस की थी, जिनमें से एक ने गेस किया था कि नी होसेंग के साथ हो सकता है सोंगलिन रहे। तो या इन दोनों की लव स्टोरी है, शुयिंग की भी लव स्टोरी है, बट किसके साथ ये भी देखने में मज़ा आएगा। और जिन गुआंगयाओ किसे मिलेगा यह भी देखने में बहुत मज़ा आएगा। और आखिर कौन करेगा इन सब में सबसे बड़ा सेक्रीफाइस, ये भी एक मिस्ट्री है। क्या है बहुत सारे राज, ये भी देखने में बड़ा मज़ा आएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक अपनी नेहा दी को दीजिए बहुत सारा प्यार एंड आई लव यू, बाय। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं लाइव आऊँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना गाइस। मैं आज सोचती हूँ कि आप लोगों के साथ लाइव आऊँ और स्टोरी वगैरह शेयर करूँ, और ब्राइड ऑफ गुसु ट्विन जेड भी मैं आप लोगों के साथ बुक 3 जल्दी लेके आऊँगी नेक्स्ट एपिसोड। वो भी थोड़ा बड़ा होगा तो देखते हैं, 1-2 दिन में आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और हाँ, वॉटपैड पे जिन को भी माफिया लॉर्ड की नई स्टोरी पढ़नी है, उसके अलावा मैंने एक नई स्टोरी लिखनी शुरू की है, आर डर्टी डिज़ायर वॉल्यूम 2 यानी कि बुक 2। तो अगर जिसको भी नॉटी चीज़ें पढ़नी पसंद है तो वो जाकर मुझे वॉटपैड पे फॉलो कर सकते हैं और AO3 पे भी फॉलो कर सकते हैं। बाय बाय।